हमारी बॉडी को डेली एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये जो एनर्जी है ये हमारी बॉडी को बेसिकली खाना खाने से मिलती है। तो अब जब हम खाना खाते हैं तो वो कैसे हमारी बॉडी को एनर्जी देता है और कैसे ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, तो इसकी जो स्टडी हम करते हैं वो हम बेसिकली करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो आज की क्लास में हम इसे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोफ्यूजन एक्स। I am your educator Neha and today we are going to discussing about the digestive system in detail. So without wasting our time, let's start the class. हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है स्टूडेंट, वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, जो कि बेसिकली हमारा माउथ से स्टार्ट होता है और हमारे एनस तक जाता है। तो आज की जो क्लास है इसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे और इस डाइजेस्टिव सिस्टम को 3D में भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम एक ओवरव्यू लेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, एंड देन उस ओवरव्यू के बाद मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी। उस वीडियो से आपको एक बेसिक क्लियरेंस मिल जाएगी और फिर हम इसी सीरीज को अपना आगे कंटिन्यू करेंगे और 2 से 3 क्लासेस में हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर देंगे। तो आज डाइजेस्टिव सिस्टम की फर्स्ट क्लास है। अगर आपको बहुत डिटेल में समझना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, बेसिक ओवरव्यू लेते हैं, राइट। सो स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है कि हम डेली बेसिस पे क्या कंज्यूम करते हैं, डेली बेसिस पे हम फूड कंज्यूम करते हैं। अब ये फूड क्या होता है, इस फूड का बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होता है और जब ये फूड का ब्रेक डाउन होता है तो उससे हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, राइट। अब देखो, अगर हम फूड को कंज्यूम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस फूड में क्या क्या प्रेजेंट होगा। इस फूड में बहुत तरीके के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, बायो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कौन कौन से, बेसिकली हम जब खाना खाते हैं तो हमें उस खाने में कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, प्रोटीन्स भी मिलते हैं, विटामिन भी मिलते हैं, ठीक है, फैट्स भी मिलता है, कह सकते हो मिनरल्स भी मिलते हैं, हम पानी भी कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बेसिकली फूड होता है ना, ये फूड में क्या होता है, इस फूड में बेसिकली हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या, इस फूड के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, राइट। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है स्टूडेंट, ये बेसिकली 2 तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से, एक हो सकता है हमारा बेसिकली मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा हो सकता है हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट, ओके, राइट। अब देखो, जो हमारे पास स्टूडेंट बेसिकली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, इस मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास क्या क्या आता है, जैसे कि सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास इस मैक्रो न्यूट्रिएंट में स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट्स। आप बहुत ज्यादा आलू खाते हो तो आलू में हमें क्या मिलता है, सबसे ज्यादा कार्ब्स मिलते हैं। मिठाई होगी उसमें क्या होते हैं, कार्ब्स मिलते हैं, ठीक है। फिर हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट प्रोटीन्स की भी तो होती है। डॉक्टर कहते हैं कि प्रोटीन लो, दाल खाओ, चावल खाओ, रोटी खाओ। तो इन सब में हमें क्या मिलते हैं, इन सब में हमें प्रोटीन्स भी मिलते हैं, ठीक है। फिर इसके साथ साथ आप ब्रेड पे बटर लगा के भी खा रहे होते हो, तो बेसिकली उस बटर में या फिर रोटी पे आप जो घी लगा के खाते हो उसमें हमें क्या मिलता है, उनमें बेसिकली मिलते हैं स्टूडेंट फैट्स, ठीक है। तो प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गए, ये क्या है, ये बेसिकली हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। पर इसके अलावा हम क्या, फ्रूट्स भी तो खाते हैं, राइट। फ्रूट्स में हमें क्या मिलता है, फ्रूट्स में बेसिकली हमें विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। ये सब किस में मिलता है, ये सब बेसिकली हमें मिलता है स्टूडेंट फ्रूट में, ठीक है। तो विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, और साथ में हम क्या पीते हैं, साथ में हम पीते हैं स्टूडेंट वाटर, पानी भी तो पीते हो आप, तो H2O। ये सब क्या है, ये सब हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए। जैसे कि सपोज करो मिनरल्स में आपके पास आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब क्या है, ये सब स्टूडेंट आपके बेसिकली मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो ये किसकी बात होगी, ये बात होगी बेसिकली हमारे न्यूट्रिएंट्स की, जो 2 तरीके के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। और ये हमें कहाँ पे मिलते हैं, हमें बेसिकली मिलते हैं फूड में। अब देखो, यहाँ पे जब हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो बेसिकली हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, ये सब कंज्यूम कर रहे हैं। पर क्या ये एडिटिव्स हमारी बॉडी में इसी फॉर्म में हमारे सेल्स भी लेंगे। हमारे सेल्स को क्या है, हमारे सेल्स को रिक्वायरमेंट स्टूडेंट एनर्जी की, ठीक है। और एनर्जी से किस फॉर्म में मिलेगी, एनर्जी से मिलेगी बेसिकली एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। तो क्या ये जो कार्ब्स है, प्रोटीन है, फैट है, ये ऐसे एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं? नो। आपने अपने किसी भी सेमेस्टर में एक चीज जरूर पढ़ी होगी, ग्लाइकोलिसिस हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। तो वहां पे बेसिकली आप क्या करते हो, वहां पे बेसिकली आप ग्लूकोज से क्या बना रहे हो, ग्लूकोज से बना रहे होते हो एटीपी, ठीक है। पर हमारे पास ये ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक उसी तरीके से आप अपने बॉडी के अंदर हमारे जो सेल्स होते हैं वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, ग्लूकोज को छोड़कर वो बेसिकली आप कह सकते हो अमाइनो एसिड से भी एटीपी बना सकते हैं,
ठीक है, और फैटी एसिड से भी एटीपी बना सकते हैं। अभी देखो, जब ये कार्बोहाइड्रेट के सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट स्टूडेंट बेसिकली एक तरीके का पॉलीसैकेराइड है, और इसकी जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो क्या होगी? वो होगी हमारे पास स्टूडेंट मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, और मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल क्या है? ग्लूकोज हो गया, जो कि सबसे सिंपलेस्ट होता है, राइट। दूसरा हमारे पास जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स क्या है? ये एक तरीके का पॉलीमर है, और इसकी जो सबसे बेसिक यूनिट मींस मोनोमर होगा, वो क्या होगा? वो होगा बेसिकली हमारे पास अमाइनो एसिड। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जो हमारे पास फैट्स होते हैं, इसके भी क्या होते हैं? फैटी एसिड से आप कह सकते हो ट्राइग्लिसराइड, ये सब क्या होते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, राइट। तो हमारे जो सेल होते हैं ना, वो इन सिंपलेस्ट फॉर्म को कंज्यूम करके बेसिकली क्या करते हैं? एटीपी की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, पर हम तो जो खा रहे हैं वो खा रहे हैं कॉम्प्लेक्स चीजें। तो हमारी बॉडी में इस कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में आने की जो प्रोसेस होती है वो बेसिकली किसके थ्रू होती है? वो होती है स्टूडेंट बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को जो सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ता है वो हमारा कौन होता है? वो होता है स्टूडेंट हमारा बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और हमें इसी डाइजेस्टिव सिस्टम को इन डिटेल में करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बेसिक ओवरव्यू समझ में आ गया होगा, राइट। अब अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट किसकी? डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, ये बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक क्या होती है? एक होती है स्टूडेंट्स हमारी जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसे हम शॉर्ट में जीआई ट्रैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, और इसी जीआई ट्रैक्ट को दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा स्टूडेंट हमारे जीआई ट्रैक्ट के साथ क्या होते हैं? कुछ एसेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं, जो कि क्या करते हैं? ये बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होते, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होते हैं, ये हमारे जीआई ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होते। ये बेसिकली उस जीआई ट्रैक्ट में अपने कुछ ऐसे केमिकल्स को सिक्रेट करते हैं, जो कि हमारा क्या करेगा? हमारे जो फूड है उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। तो कुछ एसेसरी ऑर्गन्स भी हमारे पास होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ ये जो एसेसरी ऑर्गन्स है, इस एसेसरी ऑर्गन्स में हमारे पास क्या क्या आता है? तो इस एसेसरी ऑर्गन में सबसे फर्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आता है लीवर, दूसरा आता है स्टूडेंट हमारे पास गॉल ब्लैडर, तीसरा आता है हमारे पास स्टूडेंट पैनक्रियास, और फोर्थ स्टूडेंट हमारे पास आता है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं? हमारे एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। और जो हमारी जीआई ट्रैक होती है, जीआई ट्रैक हमारी बेसिकली इसमें क्या क्या आता है? हमारी जो जीआई ट्रैक होती है वो स्टार्ट होती है माउथ से और जाके खत्म होती है किस पे? एनस पे। देखो, ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है या फिर जीआई ट्रैक होती है, ये एक बहुत लंबी सी ना ट्यूब होती है। ठीक है, जो बीच में एक ही ट्यूब होती है और उसके अलग अलग जगहों पे हमने अलग अलग नाम दे दिए हैं। ठीक है, तो आप सपोज कर सकते हो बहुत लंबी सी क्या है? पाइप है। ठीक है, और उसने अपने उस पाइप ने अपने आप को रोल कर करके पूरा ये ट्रैक बनाया है। तो ये कहां से स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है स्टूडेंट हमारे माउथ से। फिर इससे में अगला जो आता है वो आता है स्टूडेंट हमारा फेरिंग्स। फिर उसके बाद स्टूडेंट इसी में हमारा अगला पार्ट आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद हमारे इसी में आता है स्टूडेंट स्टमक। स्टमक के बाद हमारे आते हैं स्टूडेंट स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर इसके बाद जो लास्ट में आता है वो स्टूडेंट हमारा आता है एनस। तो कहां से स्टार्ट हो रही है? माउथ से स्टार्ट हो रही है, कहां तक गई है? एनस तक गई है। और ये पूरा का पूरा हमारा जीआई ट्रैक का पार्ट है, और इसी जीआई ट्रैक के साथ ही हमारे ये एसेसरी ऑर्गन्स भी लगे होते हैं। तो ये हमारी क्या बात हुई? ये बात होगी स्टूडेंट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इन्हीं को वन बाय वन करके पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट देखो हम इस जीआई ट्रैक को, मैं बात करूं अगर इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में देखो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये क्या है? बेसिकली पूरे ऑर्गन्स का एक ग्रुप है। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है? जो कि बेसिकली हमारे फूड में जो भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर या सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर रहा है, ताकि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है हमारे बॉडी सेल्स के थ्रू इजिली यूज हो पाए, राइट। ये बेसिकली क्या है? जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बेसिकली टू टाइप्स के ऑर्गन से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन इज द जीआई ट्रैक्ट और सेकंड वन इज द डाइजेस्टिव ऑर्गन, राइट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारी ये पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा स्टूडेंट हमारी एक लॉन्ग ट्यूब है, जो कि क्या कर रखी है? इस लॉन्ग ट्यूब ने अपने आप को रोल कर करके अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें बना रखी है। ठीक है, तो यहाँ से ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्टूडेंट माउथ। और खत्म कहाँ पे हो रहे हैं? खत्म स्टूडेंट यहाँ पे हो रही है, इसे हम कहते हैं एनस, राइट। और इसी के साथ साथ ये पूरे ट्रैक के साथ साथ यहीं पे साइड साइड में हमारे क्या होता है? साइड साइड में हमारे एसेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं। आप एक ये वाला डायग्राम भी देख सकते हो, ये भी क्या है? ये ऐसे हमारे ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, राइट। अब हम
क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट एक 3D एनिमेशन की मदद से हम अपना पूरा एक ओवरव्यू लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का, और फिर उस ओवरव्यू के बाद ही हम 1 बाय 1 करके अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के हर एक पार्ट को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वीडियो। डॉक्टर साहब ने सोनू को बताया कि जो कुछ भी आप खाते हो वो आपके माउथ से होते हुए आपके फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से होते हुए आपके स्टमक में जाता है, स्टमक से होते हुए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाता है, फिर वहां से आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और लास्ट में एनस के थ्रू शरीर से बाहर चला जाता है। एक एवरेज पर्सन एक साल में अप्रोक्सीमेटली 675 केजी खाना खा जाता है। इसका सिंपल सा मीनिंग है लगभग 1.5 से 2 केजी फूड पर डे। अब इस फूड में से भी शरीर को एनर्जी देने के लिए फ्यूल क्या होगा और शरीर से बाहर जाने वाला वेस्ट क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम ये डिसीजन कैसे लेता है ये समझेंगे। और इसके अलावा एक बादाम अलग तरीके से डाइजेस्ट होता है और एक मोमो अलग तरीके से डाइजेस्ट होता है, वो भी समझेंगे। इन शॉर्ट, टिपिकल बायोलॉजिकल टर्म्स में ना घुसकर रियल लाइफ फूड साइंस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे इंपैक्ट करती है उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये समझो कि खाना मुंह में डालने से पहले ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। आपके माउथ में ये 3 मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स मौजूद रहते हैं। ये वाली है पैरोटिड ग्लैंड्स, आपके जॉ यानी जबड़े के नीचे यहाँ पर मौजूद हैं ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, और आपकी टंग के नीचे मौजूद हैं ये सब लिंगुअल ग्लैंड्स। इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स और भी हैं, और जैसे ही आप खाने के बारे में सोचते हो या खाने को स्मेल करते हो या फिर खाने को देखते हो तो ये सैलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा रिलीज करना शुरू कर देती हैं। अब ये तो आपको पता है कि सलाइवा खाने को चबाने में और खाने को स्वेलो करने में यानी निगलने में हेल्प करता है, लेकिन सलाइवा से रिलेटेड ये 2 बातें आपको शायद ही पता होंगी। पहली तो ये कि सलाइवा में एंटीबॉडीज होती हैं और ये आपके मुंह में जर्म्स को मारता है, दस कीपिंग योर माउथ क्लीन। और दूसरी ये कि सलाइवा में एमिलेज नाम का एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो आपके खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेशन के लिए आपके माउथ में ही ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। फिर जैसे ही आप खाने को निगलते हो तो एक अमेजिंग प्रोसेस के थ्रू एपिग्लोटिस कुछ इस तरीके से फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है और फूड पाइप में भेज देता है। इस बात पर ध्यान दो कि ये विंड पाइप है और नीचे जाकर ये आपके लंग्स यानी फेफड़ों से कनेक्टेड है। इसमें खाना चला गया तो लफड़ा हो जाएगा, इसलिए खाने को स्वेलो करते ही एपिग्लोटिस विंड पाइप की ओपनिंग को ब्लॉक कर देता है और खाने को फूड पाइप का रास्ता दिखा देता है। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द वीडियो में इस पीस ऑफ फूड को बोलस बोला जाएगा। एक बार आपने फूड को चबा लिया और स्वेलो कर लिया देन उसे बोलस बोला जाता है। खैर, फूड पाइप को ही दूसरे शब्दों में ईसोफेगस बोला जाता है और आपका ये ईसोफेगस एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट करता है जिसे बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप उल्टे लटके हुए हो तो भी खाना खा सकते हो। ध्यान से देखो कि कैसे आपका फूड पाइप एक वेव टाइप का मूवमेंट कर रहा है जिसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोला जाता है, और इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की मदद से ही कैसे ये बोलस नेचुरली आपके स्टमक की तरफ पुश हो रहा है। ये पार्ट जो आप देख रहे हो ये आपका स्टमक है, और ध्यान रहे ये असली स्टमक है। स्टमक यानी कि पेट ये है। एनाटॉमिकली देखा जाए तो स्टमक की पोजीशन यहाँ है, जस्ट आपकी रिब्स के नीचे, और जिसे आप मोटापे वाली तौन से रेफर करते हो वो आपकी इंटेस्टाइन के सामने वाला एरिया होता है। खैर, आपके स्टमक में एक एसिड होता है जिसे बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपके बोलस को डाइजेस्ट होने में और ब्रेक डाउन होने में हेल्प मिल सके इसलिए आपका शरीर नेचुरली सिर्फ 1-2 दिन में 1.5 से 2 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर 2 जरूरी सवाल उठते हैं कि अगर हमारे स्टमक में एसिड है तो अभी तक हमारे स्टमक की बाउंड्री जली क्यों नहीं, और दूसरा ये कि जब हम शीर्षासन करते हैं तो हमारे स्टमक में जो एसिड है वो हमारे मुंह से होते हुए बाहर क्यों नहीं आ जाता। आपके पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये कि हमारे स्टमक की बाउंड्री म्यूकस से कवर्ड हो रखी है। ये म्यूकस स्टमक वॉल को एक प्रोटेक्टिव कोटिंग देता है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक को अफेक्ट नहीं कर पाता। और आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये कि अपनी बॉडी में जहाँ फूड पाइप खत्म होता है और जहाँ स्टमक शुरू होता है वहाँ स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जिन्हें लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर यानी LES बोला जाता है। अगर आपको स्टमक के अंदर का व्यू दिखाऊं तो ये LES है, और बोलस जब LES से स्टमक में गिरता है तो कुछ इस तरीके का दिखता है। कहने का मतलब ये है कि शीर्षासन करते वक्त ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर यानी LES ही आपके स्टमक के एसिड को रोक कर रखता है, और इसलिए ही आपका स्टमक एसिड आपके फूड पाइप से होता हुआ माउथ में नहीं जा पाता। खैर, जैसे ही बोलस स्टमक एसिड में गिरा वैसे ही उसका फाइनल ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा।
ये बात तो आपको अच्छे से पता है कि ये बोलस ही न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है जो हमारे शरीर के लिए यूजफुल होते हैं और हमें एनर्जी देते हैं। लेकिन साथ ही आपको ये बात भी अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये बोलस बैक्टीरिया भी कंटेन करता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट रहता है उसमें ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो उस बैक्टीरिया को मारते हैं, क्योंकि कोशिश ये रहती है कि खाना खाते वक्त स्टमक एसिड ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे ताकि डाइजेशन इजीली हो सके। पानी पिएंगे तो एसिड डाइल्यूट हो जाएगा और बोलस यूं ही स्टमक में रखा रह जाएगा। इसके अलावा आपकी स्टमक वॉल्स में मौजूद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक सब्सटेंस रिलीज करती हैं जिसे बोला जाता है पेप्सिनोजेन। तो आपके स्टमक में मौजूद ये एसिड इस पेप्सिनोजेन को एक एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है जिसे बोला जाता है पेप्सिन, और ये पेप्सिन ही वो एंजाइम है जो आपके बोलस में प्रेजेंट प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है और डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इनफैक्ट डॉक्टर साहब सोनू को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गेहूं के आटे से बनी हुई रोटियां सिर्फ 2 ही घंटे में आपके स्टमक में इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगी, लेकिन मैदा से बने हुए मोमोज डाइजेस्ट होने में इजीली 4 से 6 घंटे लगा देंगे। साथ ही ऐसा भी मत सोचना कि सिर्फ स्टमक एसिड ही डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। बोलस को अच्छे से ब्रेक डाउन करने के लिए आपका स्टमक खुद भी इस तरीके से चर्निंग मूवमेंट्स करता है। ये चर्निंग एक्टिविटी आपका स्टमक हर 20 सेकंड्स में एक बार करता है। अब दिक्कत यह है कि अगर आपने पेट भर खाना खा लिया तो आपका स्टमक चर्निंग एक्टिविटी अच्छे से नहीं कर पाएगा एंड अल्टीमेटली बोलस और ज्यादा लंबे समय तक स्टमक में ही पड़ा रहेगा। यही रीजन है कि डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि कभी भी फुल पेट खाना नहीं खाना चाहिए, हमेशा थोड़ी सी जगह बचा कर रखो। खैर, स्टमक से खाना ऊपर ना चला जाए उसको रोकने के लिए जैसे स्फिंक्टर मसल्स रहती हैं, वैसे ही स्टमक के अंदर जितना भी सामान है वो स्टमक से नीचे ना चला जाए उसको रोकने के लिए यहाँ भी स्फिंक्टर मसल्स मौजूद रहती हैं। इन स्फिंक्टर मसल्स को पाइलोरिक स्फिंक्टर बोला जाता है और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर ही डिसाइड करता है कि अब फाइनली स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या जाएगा और क्या नहीं। स्टमक में जो बोलस था वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से और स्टमक की चर्निंग एक्टिविटी की वजह से चाइम में कन्वर्ट हो जाता है, और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर सिर्फ चाइम को ही स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री देगा, बाकी माल को पेट में ही रोक कर रखेगा। आपने जो कुछ भी खाया था स्टमक से होते हुए अब वो फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच चुका है। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो पार्ट है जहां न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ध्यान से समझो कैसे। एक एवरेज एडल्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 20 से 22 फीट की होती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपकी हाइट से 3 गुना से भी ज्यादा लंबी। वापस ह्यूमन बॉडी में आकर आपको समझाऊं तो स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये पार्ट स्टमक से जुड़ा हुआ है और सी शेप का है, इसे बोला जाता है डिओडेनम। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इतना बीच वाला हिस्सा है इसे बोला जाता है जेजुनम, और स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जो कि फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन से जाकर कनेक्टेड है उसे बोला जाता है इलियम। डुओडेनम, जेजुनम और इलियम आपके चाइम में से, या यूं कह लो कि आपने जो खाना खाया था उसमें से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स अपने अपने लेवल पर एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट यानी कि ये इलियम आपके खाने में से जिंक एब्जॉर्ब करता है जिससे स्पर्म प्रोडक्शन और इम्यून सिस्टम में हेल्प मिलती है। आपके खाने में से कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है जिससे बोन और हेयर ग्रोथ में हेल्प मिलती है। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स पर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें बोला जाता है विलाय। ये विलाय आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स में करोड़ों की मात्रा में है और बहुत छोटे छोटे होते हैं, जनरली सिर्फ 1 मिलीमीटर लंबे। इस हर एक विलस में ऐसे ब्लड कैपिलरीज होते हैं और ये जो येलो कलर में आप देख रहे हो, इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स इस विलस में एंटर करते हैं और फिर ब्लड कैपिलरीज में एंटर करते हैं और फर्दर पूरी बॉडी में चले जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार स्मॉल इंटेस्टाइन की मदद से हमारी बॉडी हमारे खाए हुए खाने में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के एकदम एंड पर पहुंचने के बाद ये चाइम फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, जो कुछ भी आप खाते हो वो आपके स्टमक में 2 से 4 घंटे तक रहता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में 4 से 6 घंटे तक रहता है और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में 30 से 40 घंटे तक रहता है। ओवरऑल देखा जाए तो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करती है कि आपके फूड में प्रेजेंट पानी को सोख लेती है, यानी एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें म्यूकस ऐड कर देती है। लार्ज इंटेस्टाइन को मेडिकल टर्म्स में कोलन भी बोला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के मेनली ये 3 पार्ट्स ही हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और ये डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन के एंड में यहाँ पर रेक्टम है और इसके नीचे एनस है। ध्यान से देखो कि लार्ज इंटेस्टाइन या कोलन में भी इस तरीके से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं। पूरे दिन में ऐसे 3 से 4 मेजर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं जो वेस्ट मटेरियल को आपकी बॉडी से बाहर पुश करने में हेल्प करते हैं। इस बात को भी नोटिस करना कि एनस में 2 टाइप्स की स्फिंक्टर मसल्स होती हैं। एक तो ये जो कि है इंटरनल एनल स्फिंक्टर्स और ये है दूसरी वाली एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स। ये जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर मसल्स हैं इनको आप वॉलंटरीली कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप ड्राइव कर रहे हो और आपको ऐसा फील होता है कि अब बाथरूम जाना पड़ेगा, लेकिन अभी
आपका घर 15 मिनट की दूरी पर है या फिर आप ऐसी सिचुएशन में नहीं हो कि बाथरूम यूज कर सको, तो ऐसे केस में आपके वेस्ट मटेरियल को अंदर ही रखने के लिए आप अपनी एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर मसल्स को यूज करते हो। लेकिन जब आपके रेक्टम में वेस्ट मटेरियल है और आपको फील नहीं हो रहा कि आपको बाथरूम जाना है, तो ऐसे केस में आपकी इंटरनल एनल स्फिंक्टर मसल्स आपके वेस्ट मटेरियल को वहीं रोक कर रखती हैं। इसके अलावा 2 डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ऐसे भी हैं जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है लेकिन डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं लिवर और पेनक्रियाज। ये लिवर है, लिवर बॉडी के लार्जेस्ट ऑर्गन्स में से एक है और इसका काम है एक डाइजेस्टिव सब्सटेंस को प्रोड्यूस करना जिसे बोला जाता है बाइल। बाइल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी हम खाते हैं उसमें जो फैट्स होते हैं उन फैट्स को ब्रेक डाउन करने में और डाइजेस्ट करने में ये बाइल ही हेल्प करता है। लिवर के जस्ट नीचे आप जो ये वाला पार्ट देख रहे हो इसे बोला जाता है गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर ही वो जगह है जहाँ पर लिवर के द्वारा बनाया गया डाइजेस्टिव सब्सटेंस जिसे बाइल बोला जाता है वो बाइल स्टोर रहता है। और जैसे ही आप फैटी मील्स खाते हो तो बाइल इस बाइल डक्ट के थ्रू होते हुए सीधा डिओडेनम में चला जाता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे स्टार्टिंग का पार्ट था। इस बाइल डक्ट से यहाँ पर कनेक्टेड है ये पेनक्रियाज। इस पेनक्रियाज का इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाए और उसको डिओडेनम में भेज दे। तो गॉल ब्लैडर से आया हुआ बाइल और पेनक्रियाज से आए हुए डाइजेस्टिव एंजाइम्स खाने को डाइजेस्ट होने में और बेटर हेल्प करते हैं। इन शॉर्ट डॉक्टर साहब सोनू को बस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो गांव में था तो देसी खाना खाता था जो कि इजीली डाइजेस्टेबल है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो से एक बेसिक ओवरव्यू मिल चुका होगा। तो अब हम अपना सबसे फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा क्या है स्टूडेंट, बक्कल कैविटी। तो चलिए अब हम सबसे फर्स्ट देखते हैं कि बक्कल कैविटी होती क्या है। तो देखो, आप चाहे माउथ बोलो या फिर बक्कल कैविटी बोलो, बात एक ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका सबसे फर्स्ट पार्ट क्या आता है, हमारे माउथ आता है, राइट। तो ये क्या है, हमारा पूरा का पूरे माउथ में क्या है, पूरे के पूरे माउथ हमारा किन किन चीजों से मिलकर बना है। हमारे माउथ के अंदर चिक भी आते हैं, ठीक है, लिप्स भी आते हैं आगे के अंदर। इस माउथ के अंदर एक पूरी की पूरी कैविटी जिसको हमने बक्कल कैविटी का नाम दिया है और इसी के अंदर हमारे टंग भी आते हैं और टिथ भी आते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो हमारा माउथ है, माउथ किससे कवर्ड है, ये बेसिकली स्टूडेंट हमारा कवर्ड होता है लिप्स से, राइट। लिप्स से कवर्ड होता है। इसके अराउंड इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर स्टूडेंट हमारे टिथ भी प्रेजेंट होते हैं और साथ के साथ यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, टंग भी प्रेजेंट होती है। तो ये लिप्स से कवर्ड होता है और हमारा क्या होता है, टिथ भी प्रेजेंट होती है और टंग भी प्रेजेंट होती है। अब आपने कभी ये चीज देखी होगी जैसे कि हमारे लिप्स और हमारे टिथ के बीच में एक में स्पेस आता है, राइट। आप अगर अपने जीभ को यूं करके घुमाओ, अपने दांतों के और लिप्स के बीच में लेकर आओ, यूं करके फील करने की कोशिश करो, तो आपकी जो पूरी जीभ 360 डिग्री पे क्या हो जाती है, रोटेट हो जाती है, ठीक है, अपने टिथ और लिप्स के बीच में। अंदर की बात नहीं कर रही हूं मैं, ठीक है। तो वो जो स्पेस है स्टूडेंट, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, उस स्पेस का एक स्पेसिफिक नाम है वेस्टिब्यूल। तो हमारे माउथ में क्या होता है, हमारे माउथ में लिप्स से कवर्ड होता है, इसमें हमारे टिथ भी प्रेजेंट होते हैं और टंग भी प्रेजेंट होता है और लिप्स और टिथ के बीच में क्या होता है, एक स्पेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इट इज द गैप बिटवीन टिथ एंड लिप्स। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया इस माउथ का दूसरा नाम क्या है, इस माउथ का दूसरा नाम है बक्कल कैविटी, ठीक है। तो हमने लिप्स की बात कर ली और वेस्टिब्यूल की बात कर ली। अब हम अपने बक्कल कैविटी के अंदर चलते हैं। तो हमारे माउथ का क्या है, अपर वाला पोर्शन है, एक लोअर पोर्शन है, ठीक है। तो जो हमारे माउथ का रूफ है, रूफ मींस जो हमारे माउथ की छत है, वो किससे मिलकर बनी होती है, वो मिलकर बनी होती है स्टूडेंट पैलेट से। और जो हमारे माउथ का फ्लोर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, वो फ्लोर मिलकर बना होता है हमारे टंग से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लिखो कि जो हमारी बेसिकली बक्कल कैविटी होती है, बक्कल कैविटी का रूफ और फ्लोर दो अलग अलग चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन सी चीजें, जो ये बक्कल कैविटी का रूफ है, क्या स्टूडेंट, दैट वन इज द रूफ, वो मिलकर बना होता है बेसिकली पैलेट से, ऊपर वाला पोर्शन। और जो इसका फ्लोर है वो मिलकर बना होता है स्टूडेंट बेसिकली टंग से, ठीक है। तो देखो, ये जो हमारा बेसिकली पैलेट होता है ना, ये पैलेट भी हमारे पास क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है बेसिकली हमारा हार्ड पैलेट, दूसरा होता है हमारे पास बेसिकली सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। अगर मैं आपको इस पैलेट का डायग्राम दिखाने की कोशिश करूं बेसिकली, तो आप इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हो। जस्ट अ मिनट, दिस वन, आप इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हमारा रूफ है किसका, बक्कल कैविटी का। तो जो हमारा आगे वाला पोर्शन होता है
यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस वन इज द हार्ड पैलेट। और जो पीछे वाला पोर्शन होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला होता है हमारा बेसिकली सॉफ्ट पैलेट। अब ये हार्ड और सॉफ्ट क्यों है? तो कभी आप अपनी जीभ से खुद ही ऊपर की तरफ टच करके देखो, आगे वाला जो पोर्शन होता है वो आपको हार्ड लगेगा, फिर ठीक है, और जो पीछे वाला पोर्शन होता है वो बेसिकली आपको सॉफ्ट लगेगा। दैट्स व्हाई हम इसे कहते हैं कि ये हार्ड पैलेट और ये सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है। अब देखो ये जो हार्ड पैलेट होता है, ये हार्ड पैलेट हमारा कहाँ प्रेजेंट है? हार्ड पैलेट प्रेजेंट है हमारे बेसिकली आगे की तरफ, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? एंटीरियर। और जो सॉफ्ट पैलेट है वो बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है? पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है, राइट। अब देखो पोस्टीरियर साइड में जो हमारा बेसिकली पैलेट होता है ना, वहां पे क्या होता है? वहां पे हमारा एक कह सकते हो अंदर की साइड में एक लटका रहता है वल्वा, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्टीरियर साइड में क्या होता है? पोस्टीरियर साइड में बेसिकली वल्वा होता है। अब ये वल्वा क्या होता है? आप अगर मुंह खोल के देखो तो बेसिकली यहाँ पे हमारी एक चीज लटकी होती है, ठीक है। अगर मैं आपको इस वाले डायग्राम में दिखाने की कोशिश करूं, लुक एट दिस डायग्राम, दिस वन, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज वल्वा, ठीक है। तो हमारा बेसिकली पोस्टीरियर पोस्टीरियर पार्ट में क्या होता है? ये वल्वा प्रेजेंट होता है। अब ये जो वल्वा है स्टूडेंट, ये क्या काम करता है? ये वल्वा बेसिकली प्रिवेंट करता है किस चीज को? कि जो हम फूड अपना इंगल्फ कर रहे हैं, जब निगलेंगे हम खाने को, तो ये हमारे नेजल कैविटी में ना जा पाए। तो बेसिकली इट प्रिवेंट द फूड एंटर इनटू द नेजल कैविटी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं तो ये क्या है? ये बेसिकली हमारा नेजल है, ठीक है, और ये हमारी बक्कल कैविटी है, राइट। और ये हमारी क्या है? नेजल कैविटी है। अभी आगे आके क्या बनाता है? आगे आके हमारा फेरिंग्स यहाँ पे बनता है, राइट। तो दिस वन इज द नेजल कैविटी, दिस वन इज द बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी में पीछे के साइड पे यहाँ पे क्या होता है? जो हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है, उसे सॉफ्ट पैलेट के पास यहाँ पे क्या होता है? ये वल्वा प्रेजेंट होता है। तो जैसे आप खाना जब निकलते हैं तो ये वल्वा क्या करता है? ये वल्वा यूं ऊपर के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से जो भी हमारा जो खाना है वो सीधा हमारे नीचे की तरफ जाएगा, ना कि ऊपर की तरफ। नहीं तो कभी कभार क्या होता है, नाक जब आपको बेसिकली उल्टी आती है तो कभी कभार आपका नाक में भी घुस जाता है, राइट। तो ये किसके बारे में हो गया? पैलेट के बारे में हो गया। यहाँ पे एक चीज आप खुद भी कह सकते हो, फील करोगे कि जब आप अपने टंग को ऊपर पैलेट की तरफ यूं फील करते हो तो आपको बेसिकली ट्रांसवर्स लाइन फील होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? आपके ऊपर की तरफ जो पैलेट होता है, उस पैलेट में क्या होता है? उस पैलेट में बेसिकली ट्रांसवर्स फोल्ड होते हैं, और उन ट्रांसवर्स फोल्ड को हम क्या नाम देते हैं? रोगे नाम देते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी किसके बारे में? ये बात होगी स्टूडेंट हमारी बेसिकली पैलेट के बारे में, जो कि क्या था? जो कि हमारा बेसिकली रूफ ऑफ द फ्लोर बना रहा था। किसका? सॉरी, जो कि बेसिकली क्या कर रहा था? जो कि बेसिकली हमारा रूफ बना रहा था। किसका? बक्कल कैविटी का। अब हम देखते हैं कि फ्लोर किससे बनता है हमारी बक्कल कैविटी का। तो देखो जो हमारी बक्कल कैविटी का फ्लोर है ना, ये बक्कल कैविटी का फ्लोर बेसिकली हमारे बनता है किससे? टंग से। यहाँ पे आप लिख सकते हो मेड दी फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी, ठीक है। अब जहां भी टंग वर्ड आ जाए ना, टंग वर्ड के साथ ही आप एक साइंटिफिक टर्म होती है जो कि हम टंग के लिए यूज करते हैं, लिंगुआ। तो अगर आपको टंग बोले या आपको बोले लिंगुआ या लिंगुअल, ठीक है, तो हमेशा समझ जाना कि बात किसकी हो रही? बात हो रही बेसिकली हमारे टंग की, ठीक है। ये टंग क्या है? टंग हमारी एक मस्कुलर टिश्यू है। क्या है? मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है। अब देखो मस्कुलर है तो इसका जो नेचर होगा वो वॉलेंट्री होगा या इनवॉलेंट्री होगा? मीन्स आपकी जो टंग है आपके कंट्रोल में या नहीं? किसी की जुबान बहुत कैची जैसे चलती, कचर कचर, कोई बोलते ही नहीं है, राइट। तो ये जो बेसिकली टंग है ना, ये क्या होती है? बेसिकली हमारी वॉलेंट्री होती है। जिसकी जुबान कचर कचर चलती है ना, वो अगर चाहे तो अपनी जुबान को लगाम दे सकते हैं, बट वो देता नहीं है, ठीक है। तो इसका नेचर कैसा होता है? वॉलेंट्री होती है। अब देखो ये जो टंग है ये बेसिकली हमारे फ्लोर से किसके थ्रू अटैच है? तो जब भी आप जीभ को देखोगे तो वहां पे क्या होती है? ये जिस एक मस्कुलर चीज के थ्रू अटैच होती है हमारे रूफ से, जिससे हम क्या नाम देते हैं? जिसको हम नाम देते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इट इज अटैच टू द बक्कल कैविटी बाय द लिंगुअल फ्रेनुलम, ओके। अब देखो ये जो बेसिकली हमारी टंग है ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? मीन्स इसका क्या क्या फंक्शन होता है? तो हमारे टंग का फंक्शन होता है स्टूडेंट, पहले तो ये हमारे किसमें बोलने में हेल्प करती है, राइट। दूसरा ये हमारे टेस्ट के लिए हेल्प करती है, यहाँ पे आप लिख सकते हो टेस्ट में इसका फंक्शन होता है। फिर ये हमारी स्पीच में हेल्प करती है, राइट। और तीसरा ये बेसिकली हमारे फूड को, जब भी हम फूड को निगलते हैं, खाने को निगलते हैं, स्वेलिंग, तो उसमें भी क्या करते हैं? उसमें भी हमारी हेल्प करती है। तो हम यहाँ पे स्वेलिंग भी लिख सकते हैं, राइट। आपने कभी कभार देखा होगा कि जब भी हमें कोल्ड या कफ होता है, जुकाम होता है, बुखार होता है, तो हमें खाने का टेस्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो ये टंग है ना, टंग के ऊपर बेसिकली प्रेजेंट होते हैं टेस्ट पेपिलाई। क्या प्रेजेंट होते हैं? टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं
टेस्ट और वो टेस्ट पेपिलाइज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर में बेसिकली टेस्ट बर्ड्स को क्या होता है, वो इनएक्टिव हो जाती है। इस वजह से हमें क्या आता है, आप किसी भी खाने का टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑलवेज रिमेंबर कि हमारे टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं टेस्ट पेपिलाई, और उन टेस्ट पेपिलाइज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट बेसिकली टेस्ट बर्ड। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि बेसिकली जो हमारे टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स और टेस्ट पेपिलाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं। राइट, चलो अब हम देखते हैं कि ये टेस्ट पेपिलाइज कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टूडेंट हम एक टंग का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, और आप भी मेरे साथ क्या करोगे, आप भी मेरे साथ टंग का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, क्योंकि जो स्टूडेंट हमारी बायो होती है ना, वो विदाउट ड्रॉइंग कुछ नहीं होती। राइट, तो आप मेरे साथ क्या करोगे, मेरे साथ ड्रॉ करोगे। अब देखो ये हमारी क्या होगी, बेसिक होगी टंग। राइट, अब इस टंग को हमने क्या कर रखा है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक होता है हमारा एंटीरियर पार्ट और दूसरा होता है हमारा बेसिकली पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर और पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है, जब डॉक्टर आपको कहते हैं कि अपनी जीभ बाहर निकालो, तो जितना पोर्शन हमें विजिबल होता है वो हमारा एंटीरियर पार्ट होता है, पर सिर्फ उतनी ही जीभ नहीं होती, जीभ हमारी थोड़ी बहुत लंबी होती है। ठीक है, तो जो पोर्शन हमें विजिबल नहीं होता ना, वो होता है हमारा पोस्टीरियर पार्ट। तो जो हमारा बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला ये वाला जो है, ये हमारा बेसिकली पोस्टीरियर पार्ट होता है, और पोस्टीरियर पार्ट को हम फेरेंजियल पार्ट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि फेरिंग्स की तरफ होता है। और आगे वाला पार्ट कैसा है, ये हमारा बेसिकली ओरल पार्ट है, क्योंकि ये ओरल कैविटी के अंदर है, और इसे हम क्या कहते हैं कि हमारा एंटीरियर पार्ट है। ठीक है, अब देखो बेसिकली जो हमारी टंग है वो पोस्टीरियर एंटीरियर में जिसके थ्रू डिवाइड है उसे हम कहते हैं सक्लस टर्मिनालिस। ठीक है, अभी जो हमारा जो पोस्टीरियर पार्ट है स्टूडेंट, इस पोस्टीरियर पार्ट में बेसिकली क्या है, इस पोस्टीरियर पार्ट में हमारे टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पोस्टीरियर पार्ट में बेसिकली हमारे यहाँ पे टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये टॉन्सिल्स का नाम क्या है, लिंगुअल टॉन्सिल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमारे एंटीरियर पार्ट है टंग का, इस एंटीरियर पार्ट में अलग अलग तरीके के क्या है, पेपिलाइज प्रेजेंट है। तो जो हमारा ये सक्लस टर्मिनालिस के साथ ही जो पेपिलाई अटैच होते हैं उसको हम नाम देते हैं, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, इस ऐसे लाइनिंग में क्या होते हैं, ऐसे अटैच होते हैं। ठीक है, तो इन पेपिलाइज को हम नाम देते हैं सर्कमवैलिड पेपिलाई। ठीक है, अब ये जो साइड में होते हैं ना स्टूडेंट, साइड में हमारे जो कह सकते हो जो हमारी टंग है, इसके यहाँ पे साइड में कुछ ऐसे पेपिलाइज होते हैं, ऐसे जो देखने में ऐसा लगेगा सुई जैसे नुकीले। ठीक है, इन पेपिलाइज को हम क्या नाम देते हैं, इन पेपिलाइज को हम नाम देते हैं फंजीफॉर्म पेपिलाई। अभी देखो जो बीच का सेंटर में स्पेस है, ये स्पेस क्या है, ये स्पेस हमारा बिल्कुल खाली हो गया है। ठीक है, तो इस स्पेस को जो पेपिलाई आके फिल करते हैं, मींस हम जैसे कि ड्राइंग करते हैं, तो ड्राइंग में क्या करते हैं, कलर फिल कर देते हैं जो भी खाली स्पेस होता है। तो यहाँ पे जो खाली स्पेस में जो भी पेपिलाई आते हैं और फिल कर देते हैं इस खाली स्पेस को, तो इन पेपिलाई को हम क्या नाम देते हैं, इन पेपिलाई को हम नाम देते हैं फिलीफॉर्म पेपिलाई। क्यों, क्योंकि बेसिकली क्या कर रहे हैं, फिल कर दे रहे हैं इस ब्लैंक स्पेस को। तो दिस पेपिलाई इज नोन एज फिलीफॉर्म पेपिलाई। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे टंग का स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर क्या है, अलग अलग तरीके के पेपिलाइज प्रेजेंट है। तो मैंने भी आपको क्या बताया था कि इन पेपिलाइज के ऊपर क्या होते हैं, इन पेपिलाइज के ऊपर हमारे प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट टेस्ट बर्ड्स। राइट, जो कि क्या करते हैं, जो कि हमारा खाने के टेस्ट में हेल्प करते हैं। तो ये अलग अलग पेपिलाई पे अलग अलग तरीके के टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। तो अब ना हम टेस्ट बर्ड को समझते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक छोटा सा अपना टंग का सेक्शन दोबारा ड्रॉ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हमारे टेस्ट बर्ड्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सक्लस टर्मिनालिस हो गया जो कि इसे डिवाइड कर रहा है। सबसे आगे यहाँ पे बेसिकली हमारे कौन से पेपिलाई थे, यहाँ पे हमारे पेपिलाई थे फंजीफॉर्म पेपिलाई। तो इन फंजीफॉर्म पेपिलाई के पास कौन से टेस्ट बर्ड हो गए, यहाँ पे बेसिकली हमारे स्वीट टेस्ट बर्ड्स होते हैं। तो कभी भी आप कुछ भी मीठा खाते हो तो वो आपको यहाँ फील होता है। आप पीछे लेके जाओगे ना, सीधा यहाँ रख दोगे बिल्कुल, तो आपको कभी भी उस मीठे का फील नहीं होगा। ठीक है, आपने कभी नोटिस करा होगा कि जब भी आप कोई कड़वी चीज खाते हो, ठीक है, जिसका टेस्ट कड़वा होता है, तो वो आपको एक खाने के 30 से 40 सेकंड के बाद पता चलता है। जैसे कि जब आपने मिर्ची खाई, ठीक है, तो मिर्ची जैसे आपने खाई आपको तुरंत मिर्ची लगनी शुरू नहीं होती, आपको कम से कम मिर्ची खाने के 30 से 40 सेकंड के बाद मिर्ची लगनी शुरू होती है। राइट, तो वो जो बेसिकली हमारे बिटर टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, वो बिटर टेस्ट बर्ड्स हमारे कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इस एरिया में। तो इस एरिया में हमारे कैसे होते हैं, इस एरिया में हमारे सर्कमवैलिड पेपिलाई होते हैं जिनके पास कैसे टेस्ट बर्ड्स है, बिटर वाले।
ठीक है। अब यहाँ पे जो इधर का जो स्पेस है, आपने देखा होगा जब भी आप कुछ खट्टा खा रहे हो, ठीक है, या कुछ सॉल्टी सा खा रहे हो, तो जैसे वो खट्टा सॉल्टी आप जब खाते हो ना, तो आपके साइड से एकदम से क्या होता है, बहुत सारा सलाइवा बाहर आता है। मीन्स आपको यहाँ पे इस एरिया में लगता है। कभी कभी खट्टे का टेस्ट आपको जीभ के ऊपर नहीं लगेगा, हमेशा इस साइड लगता है, ठीक है, और आप एकदम से करते हो समथिंग काइंड ऑफ, राइट। तो यहाँ पे आपके कौन से टेस्ट वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट, इस साइड, और आपके होते हैं सॉल्टी और हमारे कह सकते हो दूसरे सोर के टेस्ट वर्ड्स होते हैं, राइट। तो इस साइड हमारे कौन से होंगे, ये वाला होगा हमारा सोर का, और ये वाला होगा स्टूडेंट हमारा सॉल्टी का। तो ये किसकी बात होगी, ये बात होगी स्टूडेंट बेसिकली टेस्ट वर्ड्स की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ से देखो आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो, यहाँ से आप ये इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो कि बीच में जो हमारे पास फिलीफॉर्म पेपिलाइज थे, फिलीफॉर्म पेपिलाइज के पास कोई भी टेस्ट बर्ड्स नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख लो कि फिलीफॉर्म पेपिलाइज डज नॉट हैव एनी टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। तो फिलीफॉर्म पेपिलाइज के पास कोई भी टेस्ट बर्ड्स नहीं होते हैं। और जो हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो किसके पास होते हैं, वो होते हैं स्टूडेंट हमारे बेसिकली सर्कमवैलेंट पेपिलाइज के पास, और दूसरा हमारे होते हैं फंजीफॉर्म पेपिलाइज के पास, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और याद रखना है स्टूडेंट कि जो फिलीफॉर्म पेपिलाइज होते हैं ना, ये फिलीफॉर्म पेपिलाइज बेसिकली ह्यूमंस में क्या होते हैं, ह्यूमंस में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। सो अब देखो, जो हमें खाने का टेस्ट आता है ये इस टेस्ट बर्ड्स के थ्रू ही आता है। पर क्या हमारे ब्रेन को बेसिकली कैसे पता चलता है इन खाने का टेस्ट, तो हमारे ब्रेन में क्या होता है, हमारे ब्रेन जैसी बात मैंने जब आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाया था, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई भी चीज हमारे ब्रेन तक कैसे पहुंचती है, बाय द हेल्प ऑफ नर्व्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी हमारे माउथ बक्कल कैविटी में कुछ क्रेनियल नर्व्स होती है। मैंने आपको कितने पेयर बताए थे क्रेनियल नर्व्स के नर्वस सिस्टम में, 12 पेयर हमारे पास किसके होते हैं, 12 पेयर हमारे पास होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, और 31 पेयर्स होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिकली कौन से, दूसरे नर्व्स के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली जो हमारा एंटीरियर पोर्शन है, इस एंटीरियर पोर्शन में हमारा बेसिकली क्रेनियल नर्व नंबर 7 और पोस्टीरियर पार्ट में बेसिकली क्रेनियल नर्व नंबर 9, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों बेसिकली हमारे टेस्ट का जो सिग्नल है वो हमारे ब्रेन तक लेके जाते हैं। तो जो क्रेनियल नंबर 7 है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट बेसिकली फेशियल नर्व। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेसिकली फेशियल नर्व। और ये जो हमारे क्रेनियल नर्व नंबर 9 है, इस क्रेनियल नर्व नंबर 9 का नाम है ग्लोसोफैरिंजियल नर्व। तो ये हमारे क्रेनियल नंबर 7 है, जो कि एंटीरियर पार्ट से पोस्टीरियर पार्ट से क्रेनियल नंबर 9, ये क्या करते हैं, हमारे टेस्ट का सिग्नल हमारे ब्रेन तक लेके जाते हैं। तो ये क्या था, ये था स्टूडेंट बेसिकली हमारे टंग के बारे में, राइट। तो हमने क्या क्या कर लिया, हमने कर लिया स्टूडेंट बेसिकली जिसने हमारी बक्कल कैविटी का रूफ बनाया था पैलेट, और जिसने हमारी बक्कल कैविटी का फ्लोर बनाया था मिल्स टंग, ठीक है। इन दोनों के बारे में हम कर चुके हैं। अब देखो, टंग कर लिया, पैलेट कर लिया, पर इसके अलावा हमारी बक्कल कैविटी में और क्या प्रेजेंट है, बच गया ना एक चीज और, तित, ठीक है। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है स्टूडेंट वो होता है क्या, हमारा तित। अब हमें देखना कि बेसिकली तित क्या। अब देखो, अगर मैं बात करूं तित की अरेंजमेंट की, तो तित के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, तित के अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्टूडेंट बेसिकली डेंटेशन। क्या कहते हैं, डेंटेशन। डेंटेशन मींस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ तित, ठीक है। अब ये जो डेंटेशन होते हैं ना, हम अगर मैं बात करूँ ह्यूमन की, तो ह्यूमन में जो डेंटेशन होते हैं बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। तो इसी को हमें क्या करना है, इसी को हमें बेसिकली 1 बाय 1 करके पढ़ना है। तो चलो देखते हैं। जैसे कि मैं आपको जो हमारे बेसिकली ह्यूमन टिथ होता है वो जितना बाहर होता है ना उतना क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, राइट। तो जितना बाहर उतना क्या है, अंदर की तरफ है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि वो एक जॉ सॉकेट के अंदर क्या होते हैं, एम्बेड होता है, राइट। तो ऐसे डेंटेशन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, ऐसे डेंटेशन को हम कहते हैं थिकोडोंट डेंटेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि ह्यूमन का जो डेंटेशन है वो कैसा है, थिकोडोंट है। थिकोडोंट का मतलब क्या होता है कि जितना हमारा दांत बाहर की तरफ विजुअल है उतना क्या है, जॉ सॉकेट में एम्बेडेड है, ठीक है। देखो अभी जो थिकोडोंट डेंटेशन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मैमल्स और क्रोकोडाइल के पास ही होता है। तो यहाँ पे थिकोडोंट डेंटेशन लिख लो कि किसके पास होता है, मैमल्स के पास होगा एक तो, और दूसरा होता है हमारा क्रोकोडाइल के पास। इन्हीं के जो टिथ होते हैं वो बेसिकली जॉ सॉकेट में अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हो गया हमारा थिकोडोंट डेंटेशन। अब हमारा जो दांत है, हमारे दांत बेसिकली 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो हमारे पास क्या है, अलग अलग तरीके के दांत होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि स्टूडेंट हेट्रोडोंट डेंटेशन, ठीक है। तो जब ये अलग अलग तरीके के दांत होंगे तो उनको हम कहते हैं हेट्रोडोंट डेंटेशन। तो हेट्रोडोंट क्या होता है, हेट्रोडोंट में हमारे वेरियस टाइप ऑफ टिथ होते हैं।
ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ टीथ में कौन कौन से आते हैं, इसमें आता है हमारे पास बेसिकली इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, और फोर्थ आते हैं क्या, फोर्थ आते हैं स्टूडेंट बेसिकली मोलर, राइट। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो एक ह्यूमन होता है, एक ह्यूमन के एंटायर लाइफ टाइम में 2 बार दांत आते हैं, ठीक है। एक तो क्या होता है कि दूध के दांत होते हैं जो कि बचपन में टूट जाते हैं, फिर इसके बाद दोबारा नए दांत आते हैं। तो हम कैसे हो गए, ऐसा डेंटिशन कि हमारी पूरी लाइफ टाइम में 2 बार दांत आते हैं, ऐसे डेंटिशन को हम क्या कहते हैं, डाइफायोडोंट डेंटिशन, ठीक है। डाइफायोडोंट डेंटिशन का मतलब है कि लाइफ टाइम में हमारे पास क्या आते हैं, 2 बार दांत आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और वो 2 तरीके के कौन कौन से होते हैं, तो उसमें एक होता है स्टूडेंट हमारे पास मिल्क टीथ, और दूसरा होता है कौन से, परमानेंट टीथ, ठीक है।